गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेस लॉ बताया था। आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो आपको पता है हेस लॉ क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या फिर वही रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो, तो सिंगल स्टेप में जो उसका डेल्टा एच होगा वही डेल्टा एच चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो तब भी उसका वही डेल्टा एच होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ए से बी मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच। अब इस बी तक अपन को जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में पहुंचे, अपन पहले ए से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं और फिर बी पे पहुंच जाए। तब यहाँ पे मान लो डेल्टा एच 1 आया, यहाँ पे कोई एंथैल्पी चेंज 2 आया, ये 3 आया, लेकिन जो टोटल चेंज होगा वो हमेशा इतना ही रहेगा, सेम होगा। मतलब चाहे आप कैसे भी बी पे पहुंचो ए से, ठीक है, आप और भी डी से फिर एफ और उसके बाद में पहुंचो, अलग तरह के इंटरमीडिएट अलग तरह का पाथ अपना सकते हो। लेकिन अगर आप बी पे पहुंच रहे हो ए से किसी भी पाथ के थ्रू, तो जो डेल्टा एच है वो सेम रहेगा, चाहे आप सिंगल स्टेप में पहुंचो या एक से ज्यादा स्टेप में पहुंचो। ये जो हेस लॉ है ये बहुत जगह काम आता है। पहला जो मैं आपको इसकी एप्लीकेशन जहाँ पे अपन इसको लागू कर सकते हैं, पहला जो इसकी एप्लीकेशन है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना। कई ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें अपन डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते सिंगल स्टेप में, तो अपन उसी कंपाउंड को और किसी स्टेप्स जिनकी की डेल्टा एच पता है उसके थ्रू बना के और फिर उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हेस लॉ की? फर्स्ट एप्लीकेशन है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या आप हीट ऑफ फॉर्मेशन या इसी को ही आप हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, और हीट ऑफ रिएक्शन जिसका भी आप फॉर्मेशन कर रहे हो उस रिएक्शन को उस रिएक्शन की हीट ही निकाल रहे हो तो हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, आप निकालना चाहते हो इथेनॉल की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन? C2H5OH की, इथेनॉल की। ठीक है, आपको पता है इथेनॉल किससे बना है? कार्बन से, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो मैं 3H2 लिख दूं तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो मैं हाफ O2 लिख दूं। ये इथेनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। अपन को इस रिएक्शन की हीट निकालनी है तो अपन इसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाते, तो यहां पे अपन को हेस का लॉ काम आता है इसका डेल्टा एच निकालने के लिए। कैसे? देखो, अपन को किसी भी तरीके से इस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्टेंट और ये किस 2-3 रिएक्शंस को अगर अपन प्लस करें माइनस करें, इस रिएक्शन पे अगर अपन पहुंच जाते हैं तो उन 2-3 रिएक्शन के जो डेल्टा एच है उससे ये निकल सकता है। ये आपको हिंट एग्जांपल जो है या जो भी न्यूमेरिकल है उसमें मिल जाएगा। जैसे उसमें दिया हुआ रहेगा एक तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, तो आप कंबस्शन ऑफ इथेनॉल की लिख लो एक रिएक्शन जिसमें इथेनॉल को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे और CO2 और H2O बनेंगे। एक आपको दिया रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन और एक H2O की फॉर्मेशन। उन रिएक्शन से को टोटल करके प्लस या माइनस करके एडजस्ट करके आप इस रिएक्शन को पा सकते हो, है ना। और फिर उनका डेल्टा एच हमें इजिली पता होता है और उनके डेल्टा एच से अपन इसका डेल्टा एच निकाल सकते हैं। यही तो हेस लॉ है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे तो आप और कोई मेथड से यहाँ पे पहुंच जाओ, लेकिन वो जो मेथड अपनाओगे उसमें जो डिफरेंट डेल्टा एच होंगे वो किसके इक्वल होगा? टोटल के, जो इस डायरेक्ट रिएक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एक तो इसमें कौन सी रिएक्शन काम आएगी? एक आएगी इसमें कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। ये इथेनॉल हो गया, इसको मैं कंबस्शन मतलब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है कंबस्शन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं। 2 कार्बन है तो 2 CO2 बन जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बन जाएंगे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन चाहिए। पहले तो आप क्या करा करो, CO2 और H2O लिख लो, फिर आप कार्बन देखा करो, 2 है तो 2 आगे लगा दो। हाइड्रोजन 6 है तो 6 कैसे हो सकता है? 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन पहले इधर देखा करो, ये 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 और ये 3 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? 7।
इधर की तरफ भी 7 करना है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। कैसे करेंगे, ये देखो 3 से कर दूं तो 3 2 6 और 1 ये 7 हो गई, है ना। तो ये कंबस्शन की रिएक्शन हो गई इथेनॉल की। अब आप इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो। इसको अगर अपन CO2 बनेगा तो O2 और ये CO2 बन जाएगा। इसी तरह से आप वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो H2O, है ना। तो H एक ही चाहिए होता है, तो जब भी 2 है 1 चाहिए होता है तो आधा लगा दो और ये बन जाएगा 2 चाहिए, H2O है ना, तो H2 और ये आधा चाहिए, ये कट जाएगा H2। इन तीनों रिएक्शंस की मदद से अपन इस रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे और इन रिएक्शंस का डेल्टा H हमें पता है। हम ये मान लेते हैं इनकी कोई वैल्यू होगी, अभी मैं मान रही हूँ, मान लो इसकी x किलो जूल है, इसकी y किलो जूल है और इसकी z किलो जूल है। देखो आपको पता भी लग रहा होगा इसमें हर चीज आ गई है जो ऊपर है, O2 है ही, C है, H2 है और C2H5OH, और जो चीजें है ना वो कट जाएंगी और अपन इन रिएक्शन से इस रिएक्शन को निकाल लेंगे। तो इसकी डेल्टा H, अगर आप प्लस कर रहे हो 2 रिएक्शन को तो उनकी डेल्टा H भी प्लस हो जाएंगी, अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगी कि यहाँ पे हमें 2 CO2 3 H2O है, तो मैं इस इक्वेशन को भी इसी तरीके से बैलेंस कर लूँ तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि 2 CO2 है तो इसमें भी मैं 2 CO2 कर लेती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3H2 है तो इस इक्वेशन को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 3 और ये 3, ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3। सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को प्लस करो। तो देखो इसको आप प्लस करो, क्या आएगा, 2 कार्बन सॉलिड 3 H2, किसको प्लस कर रहे हैं, सिर्फ इक्वेशन 2 और 3 को, 2 + 3 को ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो किया, तो देखो कार्बन सॉलिड, फिर पहले ये लिख लेती हूँ H2, ऑक्सीजन दोनों के निकालूंगी तो देखो एक तो है 3/2 और एक है 2, तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 CO2 और 3 H2। ये मैंने 2 और 3 नंबर इक्वेशन को प्लस कर दिया, और अब जब इनको प्लस किया तो इनके डेल्टा H क्या आ जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा Y + Z किलो जूल, दोनों का Y और Z प्लस हो जाएंगे, ये इसका डेल्टा H आ जाएगा। ये आई मान लो अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब कौन सी इक्वेशन बची, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। आप ये देखो इक्वेशन 1 में भी 2 CO2 3 H2O है, इक्वेशन 4 में भी ये है। अगर ये कट जाते हैं तो ये देखो 2 कार्बन 3 H2 C2H5OH, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना। तो अपन को इस रिएक्शन पे पहुंचना है। हमें पता है ये रिएक्शन 2 कार्बन इधर की तरफ मैच हो रहा है, लेकिन ये जो बची हुई पहली रिएक्शन है इसमें C2H5 अगर उधर चला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि C2H5OH को तो अपन बना रहे हैं। तो अपन इस रिएक्शन को लिख लेंगे उल्टा, समझ में आ रही बात, उल्टा C2H5 को, मान लो C2H5 बन रहा है, यहाँ पे तो कंबस्शन हो रहा है, यहाँ पे CO2 और H2, उल्टा लिख लूँ मैं इस रिएक्शन को। जब मैं इस रिएक्शन को उल्टा पलट दूंगी तो डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा। अभी +X किलो जूल है तो मैं लिखूंगी -X किलो जूल। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन को पलट के लिखती हूँ, इसी फर्स्ट रिएक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा 2 CO2, ये मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, इस इक्वेशन को मैं टर्न कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो उधर वाले तो इधर आ जाएंगे, 2 CO2 तो क्या होता है गैस, H2O 3 क्या हो जाएंगे लिक्विड, और बनेगा क्या C2H5OH + 3O, ये बन जाएगा। इसका डेल्टा H, क्योंकि अपन ने रिएक्शन को पलटा है तो -X किलो जूल इसको मैं रखती हूँ। एक इक्वेशन अपनी आई, इक्वेशन नंबर 4, उसको भी मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, 2 कार्बन सॉलिड 3 H2 + 7/2 O2, इक्वेशन 4 लिख रही हूँ ये मैं, जो उन दोनों के प्लस से आई थी 2 और 3 के,
जिसका डेल्टा एच था y प्लस जेड किलो जूल। अब आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो। देखो यहाँ 2 CO2 है, ये दोनों CO2 है, कट जाएंगे। यहाँ 3 H2O है, ये 3 H2O है, कट जाएंगे। बचा क्या? 2 कार्बन सॉलिड। 2 कार्बन सॉलिड ये जिस इक्वेशन तक अपन को पहुंचना था। 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में देखो यहाँ है 7/2 O2, यहाँ 3 O2, माइनस करो तो हाफ O2 ही बचेगा और C2H5OH, और सब कुछ कट गया। उन दोनों से अपन यहीं पहुंच गए। पर अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकल सकता है क्योंकि हमने इन दोनों रिएक्शंस को प्लस किया है, तो इनके डेल्टा एच को भी प्लस कर दो। वहां था -x किलो जूल प्लस y और z किलो जूल, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें आपने 3 अलग ही रिएक्शन लेके और आप फाइनली यही रिएक्शन आपको मिल गई। तो ये हेस लॉ की एप्लीकेशन है। इस पे न्यूमेरिकल है, इसी तरह के 2-3 न्यूमेरिकल है बुक में, आप इसको सॉल्व करना। तो पहली एप्लीकेशन हो गई हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है हीट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बनना, जैसे डायमंड से ग्रेफाइट या रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर। ये भी कई बार हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। क्या? हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं। जैसे मान लो आपको एक फाइंड आउट करना है डेल्टा एच कि सी डायमंड से बन रहा है सी ग्रेफाइट, तो बताओ इसका डेल्टा एच क्या होगा। रिएक्शन में दे क्या रखा है न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल में दे रखा है कौन सी, इसको आप लिख लो, कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है डायमंड। तो यहां मान लो डायमंड जो है उसकी हीट ऑफ कंबस्शन दे रखी है, ये डायमंड की हीट ऑफ कंबस्शन हो गई, ये मान लो दे रखी है x किलो जूल। ऐसे ही ग्रेफाइट की हीट ऑफ कंबस्शन दे रखी है y किलो जूल, लेकिन ये पता हमें लगाना है, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाओगे इसका? आप इन दोनों रिएक्शन से इसका पता लगाओ। इन दोनों रिएक्शंस में देखो हमें क्या चाहिए? ग्रेफाइट उधर की तरफ चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को पलट देंगे। पलटेंगे तो ये y प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और अपने पास रिएक्शन देखो, इसको मैं पलट के लिखूं तो ये हो जाएगा ना, CO2 से क्या बन रहा है? C ग्रेफाइट प्लस O2 बनेगा। बस अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को प्लस कर दो तो CO2 तो कट जाएगा, O2 भी कट जाएगा, और रिएक्शन आपके पास आ जाएगी डायमंड से ग्रेफाइट। किया क्या? इसको उल्टा किया, इसको उल्टा कर दिया, तो देखो इसको उल्टा किया तो इसका -y किलो जूल आएगा, है ना। और फिर क्या किया? फिर इन दोनों इक्वेशंस को प्लस किया उल्टा करके, तभी तो ये बचा डायमंड से ग्रेफाइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? एक का तो आ जाएगा x किलो जूल और एक का आ जाएगा y किलो जूल, जो भी इनकी वैल्यू है उससे आंसर निकल जाएगा। ये हो गया हीट ऑफ ट्रांजिशन। ऐसे ही एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो भी, उसमें भी कई बार इनडायरेक्ट मेथड से अपन हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालते हैं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, थर्ड एप्लीकेशन है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। इसके देखना आप न्यूमेरिकल बुक में और कोशिश करना उसको सॉल्व करने की। एक एप्लीकेशन और है जो आप फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी होगी, बॉन्ड हैबर साइकिल। ज्यादातर आपने NaCl का एग्जाम्पल देखा होगा बॉन्ड हैबर साइकिल में। बॉन्ड हैबर साइकिल जो है वो ज्यादातर लैटिस एनर्जी देखते हो आप, इसमें मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी भी निकाल पाते हो, और मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के भी काम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इतनी इजीली निकलती नहीं है, और बॉन्ड हैबर साइकिल में अपन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू काम आती है ना। तो हेस लॉ वहां पे कैसे काम आ रहा है आप ये देखो। बॉन्ड हैबर साइकिल में, बॉन्ड हैबर साइकिल चौथी एप्लीकेशन हो गई। देखो आपने सबने पढ़ा होगा Na जो है सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस ने मिलके क्या बनाया? NaCl का क्रिस्टल बना लिया। इसका डेल्टा H फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब इन्हीं एटम से मैं और डिफरेंट
इंटरमीडिएट के थ्रू यहाँ पहुंच जाऊं तो जो भी उसमें डिफरेंट डेल्टा एच आएंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके टोटल के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली मैं पहुंच तो NaCl पे ही रही हूँ। तो इसमें देखो आप कैसे करते हो बॉन्ड हेबर साइकिल में, सबसे पहले आप इसको देते हो सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी में ये जो सोडियम सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम गैस में, ठीक है। फिर अपन इसको देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और सोडियम प्लस बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये Cl2 तो चल ही रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी दे दी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देंगे इसको डिसोसिएशन एनर्जी। देखो Cl2 को डिसोसिएशन एनर्जी जब देते हैं Cl2 को, तो डिसोसिएशन एनर्जी आप डेल्टा H लिखो और वो टूट जाएगा 2Cl। लेकिन अगर हाफ Cl2 है तो आपको डिसोसिएशन एनर्जी को भी हाफ डेल्टा H करना पड़ेगा, तब वो Cl में टूटेगा। तो यहाँ हमें एक ही Cl चाहिए क्योंकि, तो हाफ Cl2 है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी डेल्टा H डिसोसिएशन आधा हो जाएगा और ये किस में टूट जाएगा, Cl। इधर आपके पास क्या है, Na प्लस गैस। अब आप इस Cl को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na प्लस गैस तो है ही और Cl माइनस बन जाएगा और ये दोनों मिलके NaCl बना लेंगे, तब म्यू रिलीज होगा, लैटिस एनर्जी। ये जो इतनी एनर्जीज का इसमें चेंज आपने देखा है वो किसके इक्वल होगा, इस डेल्टा H के, HF के, क्योंकि सिंगल स्टेप में जितना डेल्टा H का चेंज हो रहा है उतना ही चाहे आप एक से ज्यादा स्टेप में कर लो, उसी प्रोडक्ट पे अगर आप पहुंच रहे हो तो वो सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा HF जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी जो दी गई है प्लस डिसोसिएशन एनर्जी वो भी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिलीज होती है और लैटिस एनर्जी भी रिलीज होती है। इन सब के टोटल की इक्वल ये डेल्टा HF होगा। अब आप किसी भी एनर्जी को निकाल सकते हो अगर आपको बची हुई दी गई है। तो ये बॉन्ड हेबर साइकिल भी हेस लॉ की एप्लीकेशन है। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बुक में, बुक के पीछे भी जो क्वेश्चंस है उसमें भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। कल अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। थैंक यू।